तो आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। तो ये जो थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आ जाती है और इसको जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। बाकी थ्योरीज के लिए अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको और भी थ्योरीज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। According to the theory of balanced growth, to achieve the goal of economic development, simultaneous investment should be made in different sectors of the economy so that बैलेंस इज अचीव्ड। सिंपल वर्ड्स में ये थ्योरी कहती है कि सारे के सारे सेक्टर्स में साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट कर दो ताकि सारे के सारे सेक्टर्स में बैलेंस बना रहे और सारे बैलेंस्ड ग्रोथ की थ्योरी से बैलेंस तरीके से डेवलप हो। समझ की बात? तो सिंपल वर्ड्स में सारे के सारे सेक्टर्स में साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और अनबैलेंस किसी भी सेक्टर में नहीं होना चाहिए। और जब सारे सेक्टर्स में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट होगी तभी सारा का सारा जो इकोनॉमी या सारा का सारा जो कंट्री है वो ग्रो कर पाएगा। यही पूरी की पूरी जो थ्योरी है इसकी थीम है। बट लिखना कैसे, इतनी सी बात थोड़ी ना लिखेंगे, तो अलग अलग जो है वो तरीके से मैंने लिख के बताया हुआ है। अलग अलग व्यूज हैं इसके ऊपर। In order to get rid of vicious circle of poverty, underdeveloped countries, UDCs मतलब underdeveloped countries, need investment on a large scale. अगर underdeveloped countries ने अपनी गरीबी के चक्कर से निकलना है तो उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए लार्ज स्केल पे। There is difference of opinion among the economists with regard to this strategy of investment. तो ये जो बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ओपिनियंस में। रोजनस्टाइन रॉडन ने अपना व्यू दिया हुआ है, नर्क्स ने अपना व्यू दिया हुआ है, लुइस ने अपना अपना व्यू दिया है। वो सारा का सारा मैंने तीनों के तीनों एक्सप्लेन किए हैं। दे आर ऑफ द व्यू दैट फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दीज इकोनॉमीज शुड मेक साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर्स टू अचीव बैलेंस ग्रोथ। इन तीनों ने अपने अपने तरीके से बताया कि अगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनको अपने ये जो डेवलपमेंट करनी है और बैलेंस ग्रोथ वगैरह करनी है तो सारे के सारे सेक्टर्स में साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू लुइस, बैलेंस ग्रोथ, एक डेफिनेशन लिखनी भी जरूरी है तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। बैलेंस ग्रोथ मीन्स दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी शुड ग्रो साइमल्टेनियसली सो एज टू कीप अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एंड बिटवीन प्रोडक्शन फॉर होम एंड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स। सिंपल वर्ड्स में उन्होंने यही कहा है कि बैलेंस ग्रोथ का मतलब है कि सारे के सारे सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली जो है सारे के सारे सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि सारे के सारे सेक्टर्स साइमल्टेनियसली ग्रो करें, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे घर डोमेस्टिक प्रोडक्शन डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए माल बना रहे हैं, चाहे एक्सपोर्ट्स के लिए माल बना रहे हैं। द ट्रुथ इज दैट ऑल द सेक्टर्स शुड बी एक्सपेंडेड साइमल्टेनियसली। तो लुइस का ये कहना था कि सारे के सारे सेक्टर्स को साइमल्टेनियसली एक्सपैंड होना चाहिए अगर बैलेंस ग्रोथ हासिल करनी है तो। ठीक है, बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ की जो थ्योरी है उसका बेसिस क्या है, दोनों साइड समझाऊंगा, सप्लाई साइड भी डिमांड साइड भी। द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ नेशनल इनकम। तो ये माना गया है कि जो बैलेंस ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ नेशनल इनकम। इट मीन्स दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली when both the demand and supply sides are developed simultaneously। तो इनका ये मानना था डिमांड साइड को भी बढ़ाओ, सप्लाई साइड को भी बढ़ाओ साइमल्टेनियसली, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में नेशनल प्रोडक्ट और सप्लाई इज लो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। यूडीसी या यूडीसी एस भी लिख सकते हो, अंडर डेवलप कंट्रीज। हम सबको पता है कि अंडर डेवलप कंट्रीज में नेशनल आउटपुट या जीडीपी या फिर जो सप्लाई ऑफ गुड्स होती है वो लो होती है। ठीक है, इट इज सो बिकॉज ड्यू टू लो इनकम इन दीज कंट्रीज देयर इज लो सेविंग। अगर उनकी इनकम लो होगी तो उनकी सेविंग्स भी लो होंगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लो सेविंग देयर इज लो इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग्स लो होंगी तो इन्वेस्टमेंट भी लेस होगी या इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी, मशीनें कम लेके आएंगे तो लो प्रोडक्टिविटी होगी, और लो प्रोडक्टिविटी होगी तो फर्दर लो इनकम हो जाएगी। इट इज बिकॉज ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी दैट इनकम इज लो। तो यही जो साइकिल है लगातार चलती रहती है। हेंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। अगर हमने सप्लाई बढ़ानी है ऐसी कंट्री में तो हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। बट इन्वेस्टमेंट will increase only when the entrepreneurs will have sufficient inducement to invest or when they hope
that their entire output will be sold and they will earn profit. इन्वेस्टमेंट सिर्फ तभी बढ़ सकती है जब एंटरप्रेन्योर्स इस बात से सेटिस्फाइड हों कि जो भी वो माल बनाएंगे वो बिक जाएगा सारा का सारा, या फिर जो वो आउटपुट या माल बनाते हैं उनको प्रॉफिट होगा. It therefore becomes imperative that several industries be set up simultaneously. इस वजह से सारी की सारी ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये तीनों के तीनों, इन तीनों का ये मानना है कि कई इंडस्ट्रीज को साइमल्टेनियसली जो है मतलब खोलना पड़ेगा. ठीक है ना, साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वेरियस फील्ड्स में. Thus, from the supply side, concept of balanced growth means that different sectors of a developing economy be developed simultaneously so that no difficulty may crop up in the way of development. वही बात कि साइमल्टेनियसली जो है डिफरेंट सेक्टर्स को डेवलप करना पड़ेगा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि कोई भी जो डिफिकल्टी है, कोई भी जो रुकावट है, कोई भी जो परेशानी है डेवलपमेंट में वो ना आए. ये तो थी सप्लाई साइड. नेक्स्ट आ जाती है डिमांड साइड. डिमांड इन अंडर डेवलप कंट्रीज इज लो ड्यू टू लो परचेजिंग कैपेसिटी. डिमांड लो क्यों होती है? क्योंकि हमारी परचेजिंग कैपेसिटी कम है. सिंपल वर्ड्स में हमारी इनकम कम है. देयर इज लो इनकम. अंडर डेवलप कंट्रीज में इनकम लो है owing to low demand. ठीक है, अगर इनकम लो होगी तो डिमांड भी तो कम ही होगी ना. द साइज ऑफ द मार्केट रिमेन्स लिमिटेड एंड देयरफॉर लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट. अगर लो इनकम होगी, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम होगी. अगर परचेजिंग कैपेसिटी कम होगी, जब वो खरीद ही कम सकते हैं तो फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे प्रोड्यूसर. इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो फर्दर इनकम कम हो जाएगी. ये सर्कल भी चलता रहेगा डिमांड साइड का. द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड साइड holds that large number of industries be set up simultaneously so that the same may become customers of the products of one another. तो ये भी बोला गया कि ज्यादा इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि जब इंडस्ट्रीज खुलेंगी, उन इंडस्ट्रीज को खोलने के चक्कर में लोगों को जॉब्स मिलेंगी. तो जब जॉब्स मिलेंगी तो लोग एक दूसरे की इंडस्ट्री का सामान खरीदते रहेंगे. एक कंपनी के जो लेबर या एम्प्लॉयज हैं वो अपनी कंपनी के माल के साथ साथ दूसरी कंपनियों का माल भी खरीदेंगे जब उनके पास जॉब्स होंगी. तो समझ की बात. दस द डिमांड विल इंक्रीज एंड ऑल देयर आउटपुट विल बी सॉल्व्ड. तो अगर ऐसा होता है तो डिमांड बढ़ेगी और सारी की सारी जो सामान है वो सारा का सारा बिक जाएगा जो भी वेरियस इंडस्ट्रीज बनाएंगी. तो ये तो था डिमांड साइड. ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा था रोजनस्टाइन रॉडन, नर्क्स और लुइस, इन तीनों ने अपने अपने व्यूज दिए हैं बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी में. तो मैं तीनों के तीनों डिस्कस करूंगा. तो सबसे पहला व्यू आ जाता है रोजनस्टाइन रॉडन्स थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ. वो क्या कहते थे वो डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. रोजनस्टाइन रॉडन is of the view that investment on large scale is imperative to render underdeveloped economies self-sufficient. कि वो कहते थे कि underdeveloped countries को self sufficient बनाना है, उनको उनके पैरों पे खड़े करना है, तो लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. This approach has been endorsed by Professor Rosenstein Rodin in his थ्योरी ऑफ बिग पुश. उन्होंने थ्योरी ऑफ बिग पुश भी दी थी जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है. उस में और इसमें कोई फर्क नहीं है. अगर आपको पेपर में बिग पुश की थ्योरी आ गई तो ये नहीं आएगी बैलेंस ग्रोथ, क्योंकि तकरीबन मिलती जुलती है. अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल नोट्स ऑन द बिग पुश in 1957 by Rodin, indivisibility of supply side are concerned with social overhead capital. जो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था नोट्स ऑन बिग पुश में, उन्होंने ये बताया था कि जो इनडिविजिबिलिटीज है, मतलब डिपेंडेंसीज है किसके बीच में, सप्लाई साइड के बीच में, और सोशल ओवरहेड कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, रोड्स, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, ये सारे के सारे सिस्टम है, और जो सप्लाई साइड है, प्रोडक्शन साइड है, उनके बीच में काफी इंडिविजिबिलिटीज है, काफी अच्छा रिलेशनशिप है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं दोनों. ठीक है, टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ वेरियस एक्सटर्नल इकोनॉमीज इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्ट साइमल्टेनियसली इन मेनी एक्टिविटीज. उन्होंने कहा था कि अगर हमें बेनिफिट्स एंजॉय करने हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज के, तो हमें साइमल्टेनियसली काफी एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अब अगर आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज के बारे में नहीं पता क्या होती है, आप मुझे कमेंट कर दें, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाई हुई है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा. ठीक है, दस according to this approach balanced growth means that in order to take advantage of external economies of the indivisibility of supply and demand, large scale investment be made in several activities. तो शुरू से पूरी की पूरी थ्योरी यही कह रही है, अगर हमने एडवांटेज लेनी है एक्सटर्नल इकोनॉमीज की, तो हमें
डिमांड साइड और सप्लाई साइड में, दोनों साइड में सेवरल एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज के बारे में नहीं पता, इकोनॉमीज का एक टॉपिक मैंने बनाया हुआ है, उसमें एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी आती हैं, इंटरनल इकोनॉमीज भी आती हैं। पहले आप वो पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉडन, मतलब रोजनस्टाइन रॉडन, बैलेंस ग्रोथ मीन्स इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअली सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज विच वुड क्रिएट द मार्केट फॉर ईच अदर्स प्रोडक्ट। फिर से वही बात, वो ये कहते थे कि भाई डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करो ताकि वो एक दूसरे का सामान खरीदते रहें और डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों की दोनों बराबर रहेगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट, different industries will demand the products of one another and thereby help in widening the extent of market। फिर से वही बात कि अगर साइमल्टेनियसली कई इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो एक दूसरे का सामान खरीदेंगी, जिसकी वजह से एक दूसरे की चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और इससे ओवरऑल एक्सटेंट ऑफ मार्केट वाइडन हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा। इट विल मेक इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री पॉसिबल, इससे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलेगी। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड विद बिग पुश, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर इस टाइप का मकसद हमें हासिल करना है। बिकॉज ऑफ बैलेंस ग्रोथ द इंडस्ट्रीज वुड बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर इंडिविजिबिलिटीज। बैलेंस ग्रोथ की वजह से इंडस्ट्रीज जो है इंडिविजिबिलिटीज की एडवांटेज लेगी। अब इंडिविजिबिलिटीज क्या है उसका मैंने नीचे पूरा का पूरा पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, मतलब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंस जो है, या एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंस जो है, उसको बताया गया है। रोजनस्टाइन रॉडन हैज रेफर टू थ्री काइंड्स ऑफ इंडिविजिबिलिटीज, उन्होंने तीन टाइप की इंडिविजिबिलिटीज बताई थी। अकॉर्डिंग टू रॉडन, इंडिविजिबिलिटीज इंजॉय एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंडिविजिबिलिटीज होती हैं तभी तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है ना। इंडिविजिबिलिटीज जो है वो एक्सटर्नल इकोनॉमी से रिलेट करके पूरा का पूरा पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे। External economies are those economies which, on account of indivisibility, are available to the entire economy of the country when different industries are established simultaneously। फिर से वही बात कि जब different industries को साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करके खोला जाएगा। अगर स्टील की कंपनी खोली है तो फर्दर कंपनियों को हेल्प हो जाएगी। स्टील की कंपनी भी खोल ली, कार की कंपनी भी खोल ली, अब कार को स्टील चाहिए तो स्टील उसका बिक जाएगा और कार वालों को स्टील मिल जाएगा, तो साइमल्टेनियसली दोनों का फायदा हो जाएगा। इस टाइप के ये थ्योरी कह रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज As a result of these economies, private entrepreneurs are encouraged। अगर बैलेंस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स encourage करेंगे। लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज इन द कंट्री एंड सो ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आएंगे तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की ग्रोथ हो सकती है। इंडिविजिबिलिटीज दैट गिव राइज टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, तीन टाइप की इंडिविजिबिलिटीज है। नंबर वन, इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन, और हम ये भी कह सकते हैं और इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इसको। Prior to the establishment of consumer goods and capital goods industry in the underdeveloped economies या underdeveloped countries, it is necessary to build social overhead costs। अगर हमें कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री बनानी है या प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री बनानी है तो सबसे पहले हमें सोशल ओवरहेड कॉस्ट को डेवलप करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सोर्सेज ऑफ पावर, इरिगेशन फैसिलिटीज एटसेट्रा। अगर ये डेवलप होंगी तो इंडस्ट्रीज तो अपने आप ही डेवलप हो जाएंगी। इवन the minimum level of industries supplying social overhead costs is sufficiently large। तो सिंपल वर्ड्स में थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज में होंगी तो भी वो अच्छी मानी जाएंगी। Hence large investment is necessary for their establishment। अगर थोड़ी बहुत होंगी तो मतलब थोड़ी सड़क होगी, छोटी होगी, तो आपको पता है ना अंडर डेवलप कंट्रीज में इतने ज्यादा नहीं जो है ये सोशल ओवरहेड कॉस्ट होती। तो ये थ्योरी कहती है कि ओवरऑल बिग पुश करना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। अब अंडर डेवलप कंट्रीज में जो थोड़ा बहुत होता है उसके हिसाब से चल तो रहा होता है मगर उतना सफिशिएंट नहीं होता। इफ रेलवेज आर टू बी एस्टैब्लिश्ड इन अ कंट्री, इट विल नॉट बी सफिशिएंट टू ले रेलवे ट्रैक्स टू लिंक द सिटीज और टू कवर long distances। It will require a minimum and simultaneous investment compulsorily। सिंपल वर्ड्स में अगर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लो रेलवे सेक्टर है या सड़क भी ले सकते हो आप, कि ये नहीं है कि सड़कों को सिर्फ मेन जगह पे बना दिया। भाई सड़कों का नेटवर्क या रेलवे का नेटवर्क पूरे कंट्री में फैलाना पड़ेगा। कुछ मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी जो कि ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए और सोशल ओवरहेड कैपिटल जो सोशल ओवरहेड कॉस्ट है एसओसी है वो काफी अच्छा हो जाए, ठीक है। These social overhead capital industries
आर इनडिविजिबल ड्यू टू सेवरल रीजंस। ये जो एसओसी है, ये जो सोशल ओवरहेड कैपिटल है, ये काफ़ी ज़रूरी है और ये किस वजह से ज़रूरी है उसके कुछ रीजंस दिए हुए हैं। दे आर इनडिविजिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट इज these industries requires large investment before direct productive activities। अगर हमने डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज वगैरह खोलनी है तो इन टाइप के जो सेक्टर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप, इनको पहले खोलना पड़ेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लग जाता है। द लाइफ ऑफ द मशीन्स एंड द टेक्निक्स यूज्ड आर वेरी लॉन्ग। इनके अंदर जो भी आप टेक्निक्स यूज़ करते हो, मान लो रेलवे इंजन खोल लिया, रेलवे की टेक्निक खोल ली, या फिर जो इंजन बना दिया, या फिर कोई मशीन बना ली ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है और जो टेक्निक्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म टर्म के लिए चलती हैं। अब किसी ने बस ले ली तो वो तो 10 साल तक चलेगी ना। जेस्टेशन पीरियड ऑफ दिस कैपिटल इज मोर। जो जेस्टेशन पीरियड होती है, काम शुरू करना और काम खत्म करना, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है रातों रात सड़क बन जाएगी पूरे कंट्री में या रातों रात रेलवे की पटरियां बिछ जाएंगी पूरे कंट्री में। डी, in the building of social overhead costs, there is need for simultaneous investment in several activities like roads बनाएं, रेलवेज बनाएं, पावर रिसोर्सेज बनाएं, इरिगेशन फैसिलिटीज करें, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड पे आपने रेलवे ट्रैक्स ही बनाने शुरू कर दिए, रोड्स भी बनाने हैं, बिजली भी बनानी है। सारे एसओसी सेक्टर सोशल ओवरहेड कॉस्ट को ओवरऑल बढ़ाना है ताकि साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। On account of these indivisibilities, underdeveloped countries have to invest from 30 to 40% of their total investment in the social overhead costs। तो इस वजह से जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनको रोजनस्टाइन रॉडन का मानना था कि 30 to 40% इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे ही खर्च करना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इंडिविजिबिलिटीज, अदर इंडस्ट्रीज इंजॉय एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अगर ऐसी इंडिविजिबिलिटीज आएंगी, अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो आप खुद सोचो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रीज वगैरह तो खुद ही खुलेंगी ना। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेजमेंट मिलती है। As a country makes progress in industrialization, utilization of social overhead costs goes on increasing and the cost go on falling। Simple words में, जैसे जैसे sorry, जैसे जैसे कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेस करती रहेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज फैलेंगी, वैसे वैसे ये जो सोशल ओवरहेड कॉस्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा है, उसकी जो कीमत है वो गिरती रहेगी, क्योंकि एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट कर ली है हमने और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुल जाएंगी उतना ही फायदा होगा, उतनी ही कॉस्टिंग कम होगी। ठीक है, अगर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी तो खुद सोचो, एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाना, माल खरीदना सस्ता पड़ेगा ना। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट in the form of big push becomes therefore very essential to take advantage of the indivisibility of social overhead costs and their एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो सिंपल वर्ड्स में, लार्ज स्केल बल्क में इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। अगर सोशल ओवरहेड कॉस्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको काफी हेल्प होगी। नेक्स्ट आ जाता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो यूडीसीज हैं हैव आल्सो इंडिविजिबिलिटीज ऑफ डिमांड। उनको डिमांड में भी इंडिविजिबिलिटीज हैं। कैसे? इट मींस दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन ईच अदर। कि अगर एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। बिसाइड्स, सेपरेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर very much uncertain because due to separate investment there is a fear of supply of their goods being not equal to demand। अगर वो दूसरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाएगा। ठीक है, डिमांड और सप्लाई मीट नहीं करेंगी। इस वजह से एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दूसरे कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ रिलेटेड होते हैं। किस तरीके से, अभी बताता हूँ। Professor Rodden has tried to explain it by an example. Suppose sorry, suppose in a closed economy there are 100 disguised unemployed laborers। एक closed economy है और वहां पे 100 बंदे ऐसे हैं जो disguisedly unemployed हैं। In order to provide employment to them, a shoe making factory is set up। उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक शू मेकिंग फैक्ट्री खुल गई, जूतों की कंपनी खुल गई। ठीक है, कंसिक्वेंटली दीज लेबरर्स गेट एडिशनल इनकम। उनको काम मिलेगा तो उनको तनख्वाह जनरेट होगी। इफ द लेबरर्स स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ शूज, देन एंटायर प्रोडक्शन of the shoe making factory will be sold
and the entrepreneurs will suffer no loss in setting up the factory. अगर जितने भी मजदूर हैं वो सारी तनख्वाह से जूते खरीद लेते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे चल रहे हैं, वैसे तो सारे जूते आएंगे नहीं, तो एग्जाम्पल के तौर पे सारा माल बिक जाएगा और जो फैक्ट्री का ओनर है उसे कोई टेंशन नहीं होगी। मगर टेक्निकली ये सही नहीं है। अगर जूते बनाने के लिए वो उनको 50,000 देता है तो जूते 2 लाख के बनाएगा, तभी तो प्रोड्यूसर को फायदा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, बट it is not possible that the laborers working in the shoemaking factory will spend their entire income on the purchase of shoes। ऐसा आपने देखा है कि वो सारे के सारे जो उस फैक्ट्री में जो लगे हुए मजदूर, वो सारा का सारा उसी सामान, अपने जितने भी पैसे मिले हैं वो सारे के सारे उसी कंपनी का सामान खरीद लें? ऐसा तो नहीं होता। दे विल नीड अदर गुड्स, उनको बाकी गुड्स भी तो चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। हेंस डिमांड फॉर शूज विल बी लेस देन द सप्लाई and the entrepreneur will never run the risk of setting up shoemaking factory। ठीक है, and the entrepreneur will never run। तो बेसिकली ये है कि अगर हम साइमल्टेनियसली, नेवर रन नहीं आना चाहिए था, विल रन आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर उसका सारा माल बिकेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो तो हमेशा टेंशन में रहेगा कि भाई मेरा सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या होगा। तो अगर हम साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट करें काफ़ी सेक्टर्स के अंदर, या काफ़ी इंडस्ट्री साइमल्टेनियसली खोल लें, तो बाकी एम्प्लॉयज़, बाकी जो फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयज़ हैं वो जूते ले लेंगे इस कंपनी से। तो साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन द कंट्रेरी, इफ़ 1000 laborers are employed in the country and to provide employment to them 10 factories producing different goods are established simultaneously, then the laborers working in different factories will purchase each other factories products and thereby demand will tend to be equal to the supply। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर हजारों लेबरर्स को जॉब पे रखा जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज में, तो वो एक दूसरे का सामान ही खरीद लेंगे, इससे सबकी जो चीजें हैं वो बिक जाएंगी, डिमांड और सप्लाई बराबर आ जाएगी। द एंटरप्रेन्योर्स विल हैव नो अनसर्टेनिटी अबाउट डिमांड। इस केस में एंटरप्रेन्योर्स सर्टेन होंगे कि भाई उनका माल बिकना है, क्योंकि एक फैक्ट्री थोड़ी ना, हजारों फैक्ट्री है। दे वुड लाइक टू मेक इन्वेस्टमेंट इन 10 फैक्ट्रीज साइमल्टेनियसली। तो इससे बताया गया है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो 10 फैक्ट्रीज में साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि उनका माल बिक जाएगा। दिस एग्जाम्पल प्रूव्स दैट इट इज मोर पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज साइमल्टेनियसली रेदर देन सेपरेटली। तो इससे ये पता लगता है कि साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट बड़ी जरूरी है, रेदर देन कि एक एक कंपनी खोल लें, फिर दूसरी खोल लें, फिर तीसरी खोल लें। समझ की बात। दस लार्ज स्केल एंड हैवी इन्वेस्टमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रूव मोर यूजफुल। मतलब लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में काफी यूजफुल रहती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट डिमांड विल राइज एंड बिकॉज ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड द एंटरप्रेन्योर्स विल एंजॉय एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो भाई लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट करो, कई फैक्ट्रीज खोलो, इससे क्या होगा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट होंगी, तो एक दूसरे का सामान खरीदेंगे जो फैक्ट्री के जो मजदूर वगैरह होंगे, इससे उनकी डिमांड भी बढ़ेगी और फायदा पहुंचेगा। तो ओवरऑल ये पॉइंट में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश, it is argued that in underdeveloped countries large scale investment के लिए for large scale investment it is essential to have large scale saving। underdeveloped countries में अगर बल्क में इन्वेस्टमेंट करनी है तो बल्क में सेविंग भी तो होनी चाहिए, तभी तो बैंक आगे लोन देंगे उस सेविंग्स पे, तभी तो इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। इट रिक्वायर्स लार्ज स्केल इनकम, तो लार्ज स्केल सेविंग के लिए लार्ज स्केल इनकम चाहिए। बट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द लेवल ऑफ इनकम इज वेरी लो। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इतने ज्यादा तो पैसे होते नहीं है। इन ऑर्डर टू रेज द लेवल ऑफ इनकम इट इज एसेंशियल दैट ह्यूज इन्वेस्टमेंट बी मेड इन द फर्स्ट स्टेज। तो इनकम को बढ़ाने के लिए फर्स्ट स्टेज में ये चाहिए कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। द इनकम दैट विल रेज that will rise because of it will help increase marginal rate of savings in the second stage। तो फर्स्ट स्टेज में अगर हम बल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों की बल्क में इनकम बढ़ेगी, उससे नेक्स्ट स्टेज में बल्क में सेविंग्स बढ़ेंगी। thus the third indivisibility is that the saving is more income elastic। तो सिंपल वर्ड्स में जो सेविंग है वो इनकम इलास्टिक होनी चाहिए, इनकम के बढ़ने से सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए। अब थोड़ा कंक्लूड करते हैं रोजेनस्टाइन रॉडन के व्यू को। In short, Rodin is of the view that on account of the above three indivisibilities, there is a need for large-scale simultaneous investment in underdeveloped countries। जो उन्होंने ऊपर जो 3 indivisibilities बनाई हैं, इनकी वजह से वो कहते थे कि भाई underdeveloped countries में बल्क में इन्वेस्टमेंट चाहिए। Such an investment is necessary for establishing simultaneously several complementary industries for building social overhead capital या costs
एंड फॉर रेजिंग द रेट ऑफ सेविंग्स। तो अगर ओवरऑल साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट करनी है और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज में कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का सामान खरीदती है, दूसरी तीसरी का, और साइमल्टेनियसली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, तो लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, सेविंग भी चाहिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर अवेलेबल। अगर ऐसा होगा तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज जनरेट होंगी जिसकी वजह से सबको फायदा होगा। इट इज ऑन अकाउंट ऑफ दीज इकोनॉमीज दैट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑपरेट इन द इंडस्ट्रीज। ऑपरेट इंडस्ट्रीज मतलब ऑपरेट इन द इंडस्ट्रीज आना चाहिए था, ऑपरेट इन इंडस्ट्रीज कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं, कंसिक्वेंटली ग्रोथ रेट इंक्रीजेस। तो ऐसी अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ता है। तो अब आ जाता है नर्क्स के क्या व्यूज थे, नर्क्स थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। तो अभी तक हमने क्या था, रोजेनस्टाइन डॉर्डन का किया था, अब हम करेंगे नर्क्स क्या कहते थे कि बैलेंस ग्रोथ के अंडर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेसर नर्क्स has given a clear relevant explanation of the theory of balanced growth। उन्होंने क्या कहा था, according to him, in the development of underdeveloped countries the greatest obstacle is vicious circle of poverty। वो भी यही मानते थे कि जो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट में एक ही रुकावट है, एक ही रोड़ा बना हुआ है, वो क्या है, गरीबी का होना, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अगर आपको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में नहीं पता, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। दिस विशियस सर्कल शोज दैट इनकम इज लो इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज। ये जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है ये हमें दिखाता है कि जो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें इनकम काफी लो है। बिकॉज ऑफ लो इनकम सेविंग इज ऑल्सो लो। अगर इनकम लो होगी तो सेविंग्स भी लो होंगी। व्हेन सेविंग इज लो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो लो। अगर सेविंग ही लो कर रहे हैं तो फर्दर इन्वेस्टमेंट भी लो हो जाएगी। एज अ रिजल्ट आउटपुट विल बी लो। अगर इन्वेस्टमेंट लो है तो आउटपुट भी लो होगी, एंड लो आउटपुट मीन्स लो इनकम। अगर आउटपुट भी लो बना रहे हैं तो लोगों की इनकम भी लो हो जाएगी। समझ की बात। व्हेन इनकम इज लो, अगर इनकम लो होगी तो डिमांड फॉर गुड्स विल also be low and the size of the market will be small। अगर इनकम कम है तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, चीजें कम खरीदेंगे और इसकी वजह से साइज ऑफ मार्केट कम होगा, स्मॉल होगा। बिकॉज ऑफ इट देयर विल बी नो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अगर साइज ऑफ मार्केट स्मॉल होगा तो क्यों प्राइवेट प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करेगा, समझ की बात। हेंस to break the vicious circle of poverty found in underdeveloped countries, it is necessary that the balance be established between both the demand and supply। उनका भी ये मानना था कि अगर इस विशेष सर्कल जो पॉवर्टी का है इसको हटाना है तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों पे काम करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू नर्क्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोल बोल के गला बैठ जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय ब्रेकिंग द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कैन बी अचीव थ्रू बैलेंस ग्रोथ इन द फॉलोइंग मैनर। कि अगर फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हम बैलेंस ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं और विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1, कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ डिमांड। आपको पता है ना डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक फैक्ट्री दूसरे फैक्ट्री का सामान खरीद रही है, दूसरी तीसरी का सामान खरीद रही है। तो पहले पॉइंट पे इन्होंने कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया कि जो डिमांड होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया उन्होंने, नर्क्स इज ऑफ द व्यू दैट द डिमांड कैन बी एक्सटेंडेड बाय बैलेंस ग्रोथ। उनका ये मानना था कि बैलेंस ग्रोथ के थ्रू हम डिमांड को बढ़ा सकते हैं। जस्ट एज बैलेंस डाइट इज needed for the growth of body, similarly balanced growth is needed for economic development। जैसा कि उन्होंने कहा था कि एक इंसान की बॉडी को ग्रो करना है तो बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, वैसे ही अगर हमने इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैलेंस्ड ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इम्प्लाइज दैट सेवरल इंडस्ट्रीज producing different kinds of goods be set up simultaneously so that people engaged in different industries become the customers of each other's good। तो वो कहते थे simultaneously कई टाइप की इंडस्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी ताकि वो एक दूसरे का सामान खरीदें, एक दूसरे के कस्टमर बने। As against it, if investment is made in only one type of industry, then due to lack of demand that industry may fail। अगर एक ही टाइप की इंडस्ट्री खोली दूसरी खोली ना तो उसका सामान तो कम ही बिक पाएगा ना, तो मे बी उसकी जो सप्लाई हो जाए गुड्स की वो ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो, तो उस केस में वो फेल कर जाएगी इंडस्ट्री। द सिंगल इंडस्ट्री विल नॉट बी एबल टू क्रिएट डिमांड फॉर इट्स टोटल प्रोडक्शन। तो अगर सिंगल इंडस्ट्री खोलते हैं तो वो जो भी उसने सामान बनाया उसको सारा का सारा नहीं बेच पाएगी। द लेबरर्स एम्प्लॉयड इन दैट इंडस्ट्री विल नॉट स्पेंड देयर टोटल इनकम ऑन द परचेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दैट वेरी इंडस्ट्री। अब जो भी लेबरर्स उस इंडस्ट्री में लगे हैं वो सारी की सारी इनकम इसी प्रोडक्ट के लिए थोड़ा खर्चेंगे, उन्होंने और भी तो कई खर्चे करने हैं। हेंस in order to break the vicious circle of poverty in underdeveloped countries, balanced growth can be possible by investing capital in several industries simultaneously। तो simultaneously कई टाइप की इंडस्ट्रीज में पैसा डालना चाहिए तभी बैलेंस ग्रोथ आ पाएगी। This will lead to increase in the production on the one hand
एंड एक्सटेंड द साइज ऑफ मार्केट ऑन द अदर हैंड। इससे एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगी और साइज ऑफ मार्केट भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन number of different industries simultaneously, it will lead to increase in income of large number of people who will get employment in these industries। अगर simultaneous investment होगी कई टाइप की इंडस्ट्रीज में, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, उनकी इनकम जनरेट होगी। दे विल बाय गुड्स मेड बाय ईच अदर फॉर कंजम्पशन। एक दूसरी इंडस्ट्रीज जो सामान बना रही है एक दूसरे का सामान खरीदेंगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। दे विल बिकम कस्टमर्स ऑफ ईच अदर्स गुड्स, एक दूसरे का सामान खरीदेंगे, वही बात। दस एंड दस एज द सप्लाई इंक्रीजेस डिमांड टू विल लुक अप। तो बेसिकली जैसे सप्लाई भी बढ़ेगी वैसे ही डिमांड भी बढ़ जाएगी। द साइज ऑफ द मार्केट विल एक्सपैंड, it will lead to capital formation and vicious circle of poverty will be broken thereby। तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी और जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो खत्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नर्क्स। नर्क्स का ऐसा मानना था, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट में। नर्क्स ने कहा था इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी उसके बारे में भी बात की थी। क्या कहते थे वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बारे में? नर्क्स इज ऑफ द व्यू दैट इफ प्रोग्रेसिव private entrepreneurs and industrialists are available in the country, they can be motivated to make investment। अगर हमारे कंट्री में या किसी भी अंडरडेवलप्ड कंट्री में अगर प्रोग्रेसिव प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट अवेलेबल हैं तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको पंप चढ़ाना चाहिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। दस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस ग्रोथ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इज लिमिटेड। तो बेसिकली लिमिटेड, गवर्नमेंट का जो रोल है वो लिमिटेड होना चाहिए, थोड़ा बहुत रोल होना चाहिए। ये रोल होना चाहिए कि बस वो पंप अप करे और एनकरेज करे एंटरप्रेन्योर्स को काम करने के लिए ताकि वो अपनी फैक्ट्रियां खोलें। समझ की बात। थर्ड आ जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ये तो शुरू से ही मैं बोलता जा रहा हूँ, एक फैक्ट्री खुलेगी तो दूसरे के लिए फायदा पहुंचेगा। बैलेंस ग्रोथ लीड्स टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज which are available to other industries when new industries are set up and existing one expand। सिंपल वर्ड्स में कोई स्टील की इंडस्ट्री अगर वो एक्सपैंड कर जाती है या फिर वो खुल जाती है तो जो कार की कंपनियां उनको स्टील चाहिए उनको फायदा हो जाएगा। जो घर के लिए स्टील स्टूल चाहिए होता है, जैसे घर के हाउस होल्ड गुड बनाने के लिए स्टील या किसी भी चीज के लिए स्टील चाहिए, उसकी डिमांड मतलब फायदा हो जाएगा ना। तो एक कंपनी खुलती है तो दूसरे को फायदे क्रिएट करेगी। अगर फिर भी आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज डिटेल में करना है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, कमेंट कर देना कि वी वांट इकोनॉमीज या एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वीडियो, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। These economies are available to the industries in the form of establishment of other industries, widening the size of market and hence increase in demand। तो नई नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो क्या होगा, एक तो रॉ मटेरियल मिल जाएगा कुछ कंपनियों को, और जो उस कंपनी में लगे हुए हैं उनको क्या मिलेंगी, तनख्वाहें मिलेंगी। वो अपनी तनख्वाहों से दूसरी कंपनियों के सामान खरीदेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी। समझ की बात। इनफैक्ट ड्यू टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू प्रोडक्शन। तो ऐसा इनका भी मानना था कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं प्रोडक्शन में। एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स, डिमांड फॉर द गुड्स राइजेस एंड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एक्सेलरेटेड। तो ऐसा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी, जिससे कि प्राइजेस सस्ते होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा या ग्रोथ एक्सेलरेट कर जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा था एक्सेलरेटेड रेट ऑफ ग्रोथ एज अ रिजल्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ। अगर बैलेंस ग्रोथ के हिसाब से चलें, द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एक्सेलरेटेड। कैसे? अकॉर्डिंग टू मायर, तनेजा एंड मायर की भी एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से बुक आती है, वो वाले मायर हैं ये। तो बैलेंस ग्रोथ इज अ मींस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ रूट। तो सिंपल वर्ड्स में आउट ऑफ रट, कुछ लोग इसको RUT रट कह देते हैं, कुछ लोग रूट कह देते हैं। तो बैलेंस ग्रोथ का मतलब है कि स्टेपिंग अप करना, स्टेपिंग अप ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस एडवांस थ्रू ट्रेड एक्सपेंशन एंड फॉरेन कैपिटल आर स्लगिश और इनऑपरेटिव। बाहर से अगर पैसा नहीं आ रहा है, फॉरेन कैपिटल नहीं आ रही है, स्लगिश है या इनऑपरेटिव है, तो हमें विद इन द कंट्री कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, विद इन द कंट्री ही बल्क में इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी ताकि हमारी जो विद इन द कंट्री है ऐसी फोर्सेस जनरेट हो जिससे कि तरक्की हो। क्योंकि बाहर से अगर पैसा नहीं आ रहा तो हमेशा बाहर वाले पैसे पे थोड़ा ना डिपेंड रहेंगे। It is the only means of accelerating the rate of growth when the external means of growth in the form of expansion of trade and foreign capital are not operative। अगर बाहर से काफी हेल्प नहीं मिल रही है, ऑपरेटिव नहीं हो रहे हैं, फॉरेन कैपिटल नहीं आ रही है, तो हमें विद इन द कंट्री बल्क में इन्वेस्टमेंट करके कई टाइप की इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए, ऐसा नर्क्स का मानना था। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू नर्क्स, अंडर डेवलपमेंट इक्विलिब्रियम और विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कैन बी ब्रोकन बाय बैलेंस ग्रोथ। तो ओवरऑल उनका ये मानना था कि अंडर डेवलपमेंट इक्विलिब्रियम या जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, अगर उसे तोड़ना है तो बैलेंस ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा व्यू, और ये तो छोटा सा व्यू ही है, लुइस थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ।
जो अर्थर लुइस थे उन्होंने भी कहा था, ये वही वाली लुइस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड लेबर सप्लाई जिन्होंने दी थी ना, उन्हीं उन्हीं की व्यूज के बारे में बात हो रही है। Arthur Lewis has also given his views on balanced growth. Lewis has given the following two arguments in favor of balanced growth. उन्होंने क्या कहा था? Number one, in the absence of balanced growth, prices of one sector may be more than the prices in the other. उनका ये मानना था अगर बैलेंस ग्रोथ नहीं होगी तो एक सेक्टर में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और दूसरे सेक्टर्स में बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, मतलब इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। वन on account of, मैंने वन बढ़ दिया, ये ऑन था, on account of unfavorable terms of trade in the domestic market they may suffer heavy losses. अगर unfavorable terms of trade होंगे डोमेस्टिक मार्केट में तो उनको काफी लॉसेस होंगे। अगर आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में नहीं पता क्या होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड देयर इन एंड देयर ग्रोथ विल बी हॉल्टेड। तो अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छे नहीं है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी और उनकी ग्रोथ हॉल्ट कर जाएगी, रुक जाएगी। बिकॉज ऑफ बैलेंस ग्रोथ equality equality in comparative prices in all the sectors will be maintained and all sectors will continue to grow. अगर बैलेंस ग्रोथ होगी तो सारे के सारे सेक्टर्स में कंपैरेटिव प्राइसेस अच्छे होंगे और ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी और लगातार बढ़ती रहेगी, सारे के सारे सेक्टर्स बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया था, व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज सेवरल बॉटलनेक्स अपीयर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो कई टाइप की परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं अलग अलग सेक्टर्स में। एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम ऑफ द पीपल ऑल्सो इंक्रीजेज। बट अगर डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा, अगर डेवलपमेंट होगी तो लोगों की इनकम भी तो बढ़ेगी ना। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम बढ़ेगी, डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीज हुज डिमांड इज इनकम इलास्टिक। उन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी जिनकी डिमांड इनकम इलास्टिक है, इनकम पे डिपेंड करती है, ठीक है। इफ द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स डज नॉट इंक्रीज, अगर ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन ना बढ़ाई गई, देयर में अपीयर मैनी बॉटलनेक्स। अगर लोगों की इनकम बढ़ गई मगर बढ़ी हुई इनकम से जो उन्होंने गुड्स खरीदने हैं उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, उनकी सप्लाई नहीं है, तो कई प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। हाउएवर इन केस ऑफ बैलेंस ग्रोथ, अगर बैलेंस ग्रोथ की बात करें, इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स हुज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर। तो हम बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी में सारी इंडस्ट्रीज को साइमल्टेनियसली खोलने की बात कर रहे हैं, तो ये जो इनकम इलास्टिक टाइप के गुड्स हैं, इन टाइप की इंडस्ट्रीज भी खोलें, मतलब लग्जरी टाइप गुड्स या फिर जो कह सकते हैं कंफर्ट्स वाले गुड्स हैं, वो जो इनकम इलास्टिक होते हैं, इनकम के बढ़ने से उनकी डिमांड में काफी ज्यादा इजाफा आता है, इंक्रीज आता है, इस टाइप के गुड्स को हमें गुड्स की इंडस्ट्रीज भी खुल जाती हैं तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कंसिक्वेंटली द चांसेस ऑफ बॉटलनेक्स इन डिफरेंट सेक्टर्स विल बी रिमोट। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई बॉटलनेक या कोई हर्डल आ गया, क्योंकि हमने साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट किया काफी टाइप की इंडस्ट्रीज में। If it is not possible to increase the production simultaneously in agriculture and industrial sectors, then the strategy for balance between the domestic and foreign trade should be adopted. अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में बैलेंस नहीं बन रहा तो लुइस का मानना था कि डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड में बैलेंस अडॉप्ट करना चाहिए। इन केस इंडस्ट्रीज आर नॉट डेवलपिंग, देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी एक्सपोर्टेड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुड बी इंपोर्टेड। अगर ध्यान से समझना इस बात को, इन केस इंडस्ट्रीज आर नॉट डेवलपिंग, अगर इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा डेवलप नहीं कर रही तो जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दो और बाहर से जो पैसा आता है उसकी मशीनें मशीनें खरीद के फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश करो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब दूसरी साइड देखें, इफ द इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड, अगर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं बट एग्रीकल्चर सेक्टर डज नॉट डेवलप, देन इंडस्ट्रियल गुड्स should be exported and agriculture products should be imported. तो अगर इंडस्ट्री डेवलप है तो इंडस्ट्री का सामान बाहर बेचो और बाहर से एग्रीकल्चर का मंगा लो, समझ गई बात। बट डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड may prove harmful to underdeveloped countries because generally the terms of trade are unfavorable to them. और लुइस का ये भी मानना था कि अगर हम फॉरेन ट्रेड करेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ज्यादातर हार्मफुल रहेगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है और उनके पास वो टेक्निक भी नहीं होती। तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड रहेंगे हमेशा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अनफेवरेबल रहेंगे। एज सच लुइस वाज नॉट इन फेवर ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड। तो वो ये मानते थे कि भाई फॉरेन ट्रेड पे डिपेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, क्योंकि उनका सारा पैसा बाहर चला जाएगा और बाहर से आएगा कम। According to him, strategy of balanced growth should be adopted in domestic sector alone. तो जो डोमेस्टिक सेक्टर है वहीं पे ही जो है वो जो बैलेंस ग्रोथ है वो लेनी चाहिए। हमें बैलेंस ग्रोथ डोमेस्टिक सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर में लगा के नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की इतनी ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं होती कि वो इतना ज्यादा मतलब बैलेंस करके चल सके, समझ की बात। तो उनको ज्यादातर नुकसान ही होगा फॉरेन ट्रेड
अगर करेंगे वो तो. According to Lewis, all the sectors of the economy should develop simultaneously so that balance is maintained between the industries and agriculture, production for domestic consumption and production for exports. तो उनका भी यही मानना था कि simultaneously काफ़ी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बैलेंस बना रहे और जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए या एक्सपोर्ट के लिए उसमें भी बैलेंस बना रहे. अब आ जाता है कंक्लूजन. इस जो ओवरऑल थ्योरी है ये क्या कंक्लूड करती है, बैलेंस ग्रोथ की जो थ्योरी है ओवरऑल कंक्लूजन क्या है. बैलेंस ग्रोथ मीन्स दैट देयर शुड बी बैलेंस्ड development of different sectors of the economy so that there is a balance between demand and supply of production of different sectors. तो सिंपल वर्ड्स में ये कहती है कि बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए, सारे के सारे सेक्टर्स की जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस तरीके से होनी चाहिए ताकि डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस बना रहे. दूसरा पॉइंट, बैलेंस ग्रोथ डज नॉट mean that all industries should develop at the same rate. Some industries may develop at more or less rate than the other. Balanced ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे 10% से बढ़ रहे हैं. अब कुछ इंडस्ट्रीज पहले से 10% से बढ़ी है तो वो कम स्पीड से बढ़ेंगी और जो कम स्पीड से बढ़ी हुई है बाद में वो ज्यादा स्पीड से भी बढ़ सकती हैं. हमने बैलेंस क्रिएट करना है, हमने सेम रेट से नहीं बढ़ाना. समझ की बात. Third point, according to the theory of balanced growth, it is not the industries alone in which large-scale investment should be made. Rather, both the industrial and agriculture sectors investment यहाँ कॉमा आना था, मैं कॉमा लगा देता हूँ. Investment should be made so as to result in their balanced growth. Simple words में ये थ्योरी कहती है कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज ही खोलनी है लार्ज स्केल पे. इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो बी मेड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. मतलब दोनों के दोनों सेक्टर्स में साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट करो. ये ना इंडस्ट्री खोल दे, इंडस्ट्री ने ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर बना दिए मगर एग्रीकल्चर में कोई ट्रैक्टर ही नहीं खरीद रहा क्योंकि उनकी इतनी आमदनी नहीं है. तो सारे के सारे सेक्टर्स में बैलेंस बनाना जरूरी है. फोर्थ पॉइंट आ जाता है, द थ्योरी एडवोकेट्स दैट बोथ द डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी शुड हैव बैलेंस ग्रोथ. तो दोनों के दोनों डोमेस्टिक सेक्टर हो चाहे फॉरेन सेक्टर हो, दोनों में बैलेंस ग्रोथ बनानी बहुत जरूरी है. फिफ्थ पॉइंट, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिमांड, दिस थ्योरी लेज स्ट्रेस on the creation of effective demand and complementarity of demand, and from the viewpoint of supply it lays stress on the need for keeping balance among different industries. डिमांड साइड के हिसाब से देखा जाए तो ये स्ट्रेस करती है कि डिमांड को क्रिएट किया जाए. कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है डिमांड में, आपको दो तीन चीजें इकट्ठी चाहिए. अगर गाड़ी खरीदनी है तो आपको क्या कहते हैं पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा. तो डिमांड ये मानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए. सप्लाई साइड में ये एम्फेसिस कहते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज में बैलेंस बना के रखो ताकि एक दूसरे को सामान भी तो दे सके ना वो. ठीक है, तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो सके. सिक्स पॉइंट में बैलेंस ग्रोथ कहते हैं कि सिक्स पॉइंट कहते हैं बैलेंस ग्रोथ लीड्स टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड हेंस एक्सटेंशन ऑफ मार्केट. तो बैलेंस ग्रोथ जो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करता है जिसकी वजह से मार्केट एक्सपैंड होती है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ता है. नर्क्स हैज गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को सिर्फ एनकरेज करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को ताकि वो खुद अपनी कंपनियां खोलें. एट्थ पॉइंट है, स्ट्रेस हैज बीन लेड on the optimum use of capital in order to break the vicious circle of poverty in underdeveloped countries. उनका ये मानना था स्ट्रेस देना चाहिए ताकि फुल यूटिलाइजेशन कर सकें, मतलब ऑप्टिमम यूज करें कैपिटल का, पूंजी का, अपने पैसे का अच्छा इस्तेमाल करें ताकि जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी अंडरडेवलप्ड कंट्री से उससे ओवरकम हो सके. अब इस थ्योरी की मेरिट्स क्या है? मेरिट्स क्या है बैलेंस ग्रोथ की? बहुत आसान है. एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ द बैलेंस ग्रोथ टू एन अंडरडेवलप्ड कंट्री are discussed as under. Number one, large size of market. अगर इसके हिसाब से चलें तो साइमल्टेनियसली काफ़ी फैक्ट्रियाँ खोलनी पड़ेगी, सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो साइज ऑफ मार्केट बढ़ जाएगा. Nurse is of the opinion that due to balanced growth the demand will increase along with increase in supply. उनका ये माना था बैलेंस ग्रोथ करेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ जाएगी. Consequently साइज ऑफ मार्केट बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रही हैं. All economic advantages of large scale market will due to balance growth. तो जितनी भी बैलेंस ग्रोथ, ये जो मार्केट में एनहेंसमेंट आएगी, मार्केट का जो साइज है वो इंक्रीज आएगा, वो सिर्फ बैलेंस ग्रोथ की वजह से आएगा. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज. एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी क्रिएट होती हैं. इंडस्ट्रीज विल एंजॉय एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑन अकाउंट ऑफ बैलेंस ग्रोथ. बैलेंस ग्रोथ की वजह से एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं, ऐसा इस थ्योरी का मानना था. दीज इकोनॉमीज आर द रिजल्ट ऑफ लार्ज साइज ऑफ मार्केट एंड द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो ये जो इकोनॉमीज आई हैं हमें वो इसलिए ही आई हैं क्योंकि लार्ज साइज मार्केट का बढ़ गया और इंडस्ट्रीज में साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट हो गई है. दीज इकोनॉमीज आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन, हॉरिजॉन्टल इकोनॉमीज, और जो दूसरा मैं कराऊंगा वो वर्टिकल इकोनॉमीज होंगी. दीज इकोनॉमीज अराइज व्हेन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश. जब कई टाइप की कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री बन गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये होता है ना,
तो इस सेम टाइप की इंडस्ट्रीज का बढ़ना। सेटिंग अप ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री एनकरेजेस द प्रोलिफरेशन ऑफ अदर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। एक टाइप की कंज्यूमर इंडस्ट्री बनेगी तो दूसरी टाइप को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज द साइज ऑफ मार्केट इज एनलार्ज्ड फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज एंड ऑल बिगिन टू एंजॉय हॉरिजॉन्टल इकोनॉमीज। तो अगर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री फैलती हैं तो एक दूसरे को सामान तो बेचेंगी ना, तो उससे क्या होगा, सारा का सारा जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं वो ओवरऑल डेवलप करने लग जाएंगी। तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का तो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है वर्टिकल इकोनॉमीज। These economies arise as a result of development of basic industries. वर्टिकल का मतलब ये, तो अगर एक बेसिक इंडस्ट्री बनेगी तो बाकी इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल मिलता रहेगा तो वो भी बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मर्सिडीज की कार बहुत ज्यादा बिकती है इंडिया में, तो जो टायर की कंपनी है उसका भी फायदा होता है, जो सेंसर की कंपनी है उनका भी फायदा होता है, स्टील का भी फायदा होता है। तो कई टाइप की कंपनियां जो उससे रिलेटेड हैं, जो एक ही वो काम कर रही हैं, उनको सबको फायदा होता है। डेवलपमेंट ऑफ लेस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज बिकम्स ऑटोमेटिक देयर बाय। तो क्या होगा, जो लेस इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है उनकी भी अपने आप ही डेवलपमेंट हो जाएगी वर्टिकल इकोनॉमीज के चलते हुए। इकोनॉमीज सो इंजॉयड आर कॉल्ड वर्टिकल इकोनॉमीज। तो इसमें जो भी इकोनॉमीज आएंगी उसको वर्टिकल इकोनॉमीज कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटर डिवीजन ऑफ लेबर। कंसिक्वेंट अपॉन बैलेंस ग्रोथ स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। जब भी बैलेंस ग्रोथ होता है तो आउटपुट ज्यादा बनती है। देयर इज बेटर डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का जो क्या कहते हैं, जो हर एक लेबर को स्पेशलाइज तरीके से लगाया जाता है कि इस लेबर का पर्टिकुलर ये काम है, उस लेबर का वो काम है, तो डिवीजन ऑफ लेबर अच्छा हो जाती है जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इट इज देयरफॉर essential that there should be balanced growth in underdeveloped countries in the interest of more and better use of प्रोडक्शन सिस्टम। अगर हमने अपने प्रोडक्शन सिस्टम को अच्छे तरीके से यूज करना है तो बैलेंस ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हो जाती है तो वो पर्टिकुलर सेक्टर में जाके अच्छा काम कर सकते हैं। न्यू इन्वेंशंस, मैंने यहाँ इन्वेंशंस लिखना था, मैंने यहाँ इन्वेस्टशंस लिख दिया, ठीक है, स्पीड स्पीड में हो जाता है कभी कभी। न्यू इन्वेंशंस आर ऑल्सो लाइकली टू बी एनकरेज्ड। तो नई नई फैक्ट्रियां खुलेंगी तो नई नई इन्वेंशंस होने के भी चांसेस पूरे रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटर यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल पूंजी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो सकता है। बैलेंस ग्रोथ विल मेक बेटर यूज ऑफ कैपिटल पॉसिबल। तो जो पैसा है, पूंजी है, उसका अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज एक्सेलेटेड। इससे क्या होगा, जो कंट्री की डेवलपमेंट होगी उसकी स्पीड एक्सेलेट कर जाएगी। सेविंग्स आर प्रमोटेड इन द कंट्री, देयर विल बी अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। सेविंग्स भी इनकरेज होंगी और जो फॉरेन कैपिटल बाहर से एफडीआई वगैरह आ रही है, फॉरेन कैपिटल आ रही है, उसका भी अच्छा इस्तेमाल होगा। रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट, इससे डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ जाएगी। एज पर दिस थ्योरी ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी शुड बी डेवलप्ड साइमल्टेनियसली। एज अ रिजल्ट ऑफ इट रेट ऑफ डेवलपमेंट विल बी एक्सेलेटेड। जब सारे के सारे सेक्टर्स डेवलप होंगे साइमल्टेनियसली, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो काफी तेज हो जाएगा। बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, और प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया जाएगा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में। नेक्स्ट इसका मेरिट आ जाता है या एडवांटेज आ जाती है, एनकरेजमेंट टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइजेस, ठीक है। इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ नर्क्स थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ, प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम हैज बीन गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्योंकि नर्क्स ने कहा था ना कि गवर्नमेंट को ऐसे काम करना चाहिए जिससे उनको एनकरेज करे, मोटिवेट करे प्राइवेट बंदों को, ताकि वो अपनी फैक्ट्रियां खोलें। व्हेन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द कंट्री हैव देयर डेवलपमेंट, द रोल ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स विल हैव एडेड मोर इंपॉर्टेंस। जब सारे सेक्टर्स की डेवलपमेंट हो रही है तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैवीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे विल मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और उनकी फैक्ट्रियां खोलने की वजह से कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है, उनका काफी तगड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। नेक्स्ट 7th पॉइंट आ जाता है विशियस ब्रेकिंग ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। In accordance with the concept of balanced growth, simultaneous investment will make possible the establishment of several industries। अगर बैलेंस ग्रोथ के हिसाब से चलें तो साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट चाहिए काफी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वन इंडस्ट्री विल हेल्प इंक्रीज डिमांड फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द अदर इंडस्ट्रीज। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर एक इंडस्ट्री डेवलप करेगी वो दूसरी इंडस्ट्रीज का सामान खरीदेगी, दूसरी तीसरी का खरीदेगी। नर्क्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट इफ देयर इज बैलेंस ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इट विल हेल्प टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अगर इकोनॉमी में बैलेंस ग्रोथ होगा, सारे के सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, डिफरेंट टाइप की कंपनियां खुलेंगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, लोगों की इनकम जनरेट होगी, लोग सेविंग करेंगे, फर्दर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इससे जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नर्क्स का मानना था। एनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू नर्क्स इन द लॉन्ग रन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मार्केट। कि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन हमारी होगी या नहीं होगी, ये हमारी मार्केट के साइज पे डिपेंड करता है। बैलेंस ग्रोथ कॉजेज द साइज ऑफ मार्केट
टू एक्सपैंड एंड द प्रोडक्टिविटी टू इंक्रीज। अगर बैलेंस ग्रोथ होगा तो हमारी साइज ऑफ मार्केट मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड भी बढ़ जाएगा और हमारे प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स भी बढ़ जाएंगे। कंसिक्वेंटली इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन विल बी एनकरेज्ड एंड ऑल कंट्रीज विल स्टैंड टू बेनिफिट बाय इट। अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, कंट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो अपना माल इंटरनेशनल मार्केट में भी जाके बेच सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सारी की सारी कंट्रीज को बेनिफिट होगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट्स। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ जाएगा। Balanced growth will cause the social overhead costs, that is means of transport and communication, power, irrigation etc. to develop। तो जब simultaneous investment होगी सारे sectors में तो infrastructure भी develop करेगा। It will be beneficial to invest in different sectors only when there could exist in the country the means of transport and sources of power। ये सारी चीजें तो तभी हो पाएंगी ना जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तभी तो बाकी सेक्टर्स की डेवलपमेंट हो सकेगी। हेंस द गवर्नमेंट विल हैव टू डेवलप सोशल ओवरहेड कॉस्ट। तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तभी तो मतलब वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज कर पाएगी। तो कंक्लूड करते हैं इसको। इन शॉर्ट, इट can be said that the theory of balanced growth depends upon simultaneous investment in many sectors because all the sectors of the economy are mutually interdependent। तो simultaneously सारे के सारे sectors को simultaneously develop करना चाहिए और simultaneous investment करनी चाहिए, क्योंकि उनमें आपस में काफी mutual interdependence है। बट इस थ्योरी की criticism भी बहुत है, वो भी करते हैं। Criticism of the theory of balanced growth। The theory of balanced growth has been widely criticized by some economists like Fleming, Singer, Hirschman, कुरिहारा एटसेट्रा। हिर्चमैन ने तो अपनी अलग से भी थ्योरी दी थी अनबैलेंस ग्रोथ, जो कि जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ आर एज अंडर या आर एज फॉलोज। नंबर 1, अनरियलिस्टिक और इग्नोर्स स्कार्सिटी। ये थ्योरी कहती है भाई साइमल्टेनियसली सारे के सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दो। भाई इतना पैसा कहाँ है? इतना तो पैसा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास होता ही नहीं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सिंगर, फ्लेमिंग, हिर्चमैन एटसेट्रा, द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ इज अनरियलिस्टिक कंसेप्ट। ये जो बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी है अनरियलिस्टिक है। क्यों? थ्योरेटिकली इट इज नॉट गुड बट इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। थ्योरेटिकली इट्स वेरी गुड, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा लगता है, थ्योरी में बोलना बहुत अच्छा है, सब में इन्वेस्टमेंट कर दो, बट प्रैक्टिकली पैसा कहाँ से लेके आएंगे? According to it, underdeveloped countries should invest simultaneously in several sectors for its economic development, but it is possible only when the country has enough capital। ये साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट तो तब कर पाएंगे जब उनके पास इतना पैसा होगा एंड स्किल्ड वर्कर्स भी होंगे। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास ना ही स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, ना ही इतना ज्यादा पैसा होता है कि वो साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट कर पाए। नेक्स्ट, इग्नोर्स द नीड फॉर प्लानिंग। ये तो ये कह रहे हैं साइमल्टेनियसली सब पे इन्वेस्टमेंट कर दो, तो प्लानिंग कहाँ से करेंगे भाई? प्लान करके जो डेवलपमेंट करते हैं, प्लानिंग सिस्टम होता है, वो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ रिक्वायर्स साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। ये जो बैलेंस ग्रोथ का कंसेप्ट है ये कहता है सारे सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट कर दो। बट नर्क्स हैज नॉट गिवन एनी इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ प्लानिंग एंड द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट। तो इसने नर्क्स ने ये नहीं बताया कि भाई प्लान करके इन्वेस्टमेंट करो कि इस सेक्टर में पहले करेंगे, उस सेक्टर में बाद में करेंगे, और गवर्नमेंट के थ्रू जो प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन होगी उसको भी डिस्कस नहीं किया गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, without a central planning agency and cooperation of the government, it is not possible to make such huge investment wisely। अगर गवर्नमेंट को बीच में नहीं लेंगे, गवर्नमेंट की प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेंगे, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करके नहीं चलेंगे, तो इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे किसी भी कंट्री में कि साइमल्टेनियसली सारे के सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर पाएं। हेंस द टास्क ऑफ बैलेंस ग्रोथ कैन नॉट बी लेफ्ट एक्सक्लूसिवली टू द केयर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इट मे बी पॉसिबल अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी। तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पे नहीं छोड़ा जा सकता कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये प्लान्ड इकोनॉमी ही कर पाएगी। गवर्नमेंट का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। पूरी थ्योरी में ये कहा है एक्सटर्नल इकोनॉमीज होंगी, भाई डिसइकोनॉमीज भी तो हो सकती हैं। एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ एन इंडस्ट्री कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एंड दिस इंडस्ट्री इंजॉयज एक्सटर्नल इकोनॉमीज। सारी की सारी फैक्ट्रीज इकट्ठे खोलेंगे, इंडस्ट्रीज खोलेंगे, तो एक दूसरे का वो सामान खरीदेंगे, एक दूसरे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड भी करेंगे, तो इससे एक्सटर्नल इकोनॉमीज आ जाती हैं। हाउएवर, Fleming has criticized this concept by saying that owing to expansion of an industry, demand for factors of production will go up। उन्होंने ये कहा साइमल्टेनियसली सारी की सारी फैक्ट्रीज खोलेंगे तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, सबको चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, कॉजिंग प्राइस ऑफ गुड्स टू राइज एंड देयर डिमांड टू फॉल। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड गिर जाएगी। दिस दस
instead of external economies thus instead of external economies बोल बोल के गला बैठ जाता है, द इंडस्ट्रीज मे हैव टू बियर एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो हैं वो एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ की बात? एक तरफ तो फायदा कह रहे थे, उल्टा उसका नुकसान हो जाएगा। तो इतना ज्यादा बोलना, बोल बोल के गला भी बैठ जाता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस बात को। डेवलपमेंट फ्रॉम द स्क्रैच। The theory assumes that an underdeveloped country begins the process of development from a scratch. एक scratch से मतलब एकदम लो लेवल से एकदम से बढ़ना है, सारे के सारे सेक्टर डेवलप करने हैं। इन रियलिटी इट इज नॉट सो। रियलिटी में ऐसा थोड़ा ना होता है। इन एवरी अंडर डेवलप्ड कंट्री सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट प्लान इज ऑलवेज इन ऑपरेशन। कुछ ना कुछ प्लान तो चल रहा होता है ना, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही डेवलपमेंट तो हुई होती है ना, सड़कें, रेलवे ट्रैक, कुछ ना कुछ तो बना ही होगा ना। इन्वेस्टमेंट इज मेड इन these economic plans, but these plans are mostly unbalanced. शुरू से कुछ ना कुछ चल रहा होता है किसी भी कंट्री में, और ज्यादातर जो प्लान रहते हैं वो अनबैलेंस तरीके से डेवलप होने के रहते हैं। इफ इन्वेस्टमेंट is made as suggested by the theory of balanced growth, then this imbalance will increase further. अब दिमाग से सोचो, अगर पहले से ही थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है, कहीं सड़कें बनी है, फैक्ट्रियां नहीं है, और साइमल्टेनियसली सारे के सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये जो इम्बैलेंस हुआ था वो तो फर्दर रह जाएगा ना। इम्बैलेंस तो और ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। इट इज सो बिकॉज इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड साइमल्टेनियसली इन ऑल सेक्टर्स in equal measure, then those sectors in which investment was there already will have more investment as against the other sectors. अगर जिन सेक्टर्स में पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई थी फिर से उन सेक्टर्स में बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो इम्बैलेंस तो ऑलरेडी क्रिएट था, और ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। Thus, the difference in the investment of the different sectors may further be widened instead of being narrowed down. As such, theory is unstable. तो ये कहा गया है कि कुछ सेक्टर्स में पहले से डेवलपमेंट होती है, उसमें भाई थोड़ी बहुत कम की बात कर देते, साइमल्टेनियसली सारे सेक्टर्स डेवलप करेंगे तो फिर भी तो अनस्टेबल या अनबैलेंस ही रहेगा ना। नेक्स्ट आ जाता है नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे मैंने नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट लिखना था, रुको 2 मिनट, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। कभी कभी स्पीड में ऐसा होता है कि मैं सोच रहा कुछ और होता हूँ, लिखा कुछ और जाता है। नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये कोई डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है। क्यों? अकॉर्डिंग टू हिचमैन, द थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ इज नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। व्हाई? दिस थ्योरी सीक्स टू इम्पोज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द बैकवर्ड सेक्टर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये कहती है कि भाई सारी इंडस्ट्रीज खोल दो, सारी की सारी मॉडर्नाइज कर दो, सब पे साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर ऐसा होगा तो आप खुद सोचें, डुअलिज्म नहीं आ जाएगा? एक तरफ तो पिछड़ा हुआ सेक्टर, एक तरफ तो काफी एडवांस सेक्टर, ठीक है। सच एन इम्पोजिशन विल गिव बर्थ टू डुअल इकोनॉमी। इससे डुअल इकोनॉमी हो जाएगी। एक तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर नई नई खोल दी तो वो क्या हो जाएंगी, सारी इंडस्ट्रीज हाईली डेवलप हैं और बाकी सेक्टर्स नीचे चले जाएंगे। समझ की बात? अंडर डेवलप कंट्रीज के पास इतना पैसा भी तो नहीं ना होता कि सबको खोले, तो एक आधे सेक्टर पे अगर लगाया, बल्क में लगाया, तो इंडस्ट्रीज ऊपर चली जाएंगी। इट कैन नॉट बी कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ employs transformation of a static and backward economy into modern economy and not a dual economy. तो जो बैकवर्ड इकोनॉमी है उसको डेवलप करने की बात होनी चाहिए, ना कि डुअल इकोनॉमी की बात होनी चाहिए कि साइमल्टेनियसली सब में इन्वेस्टमेंट कर दो, वो सेक्टर्स तो बढ़ जाएं और बाकी सारे सेक्टर्स ऐसे देखते रह जाएं मुंह। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है सेम पॉलिसी फॉर डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। Theory of balanced growth is also criticized on the grounds that this theory has sought to apply to underdeveloped countries a theory that is suitable for developed countries. ये जो थ्योरी है बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी, ये डेवलप कंट्रीज के लिए तो सूटेबल है, सेम थ्योरी को अंडर डेवलप कंट्रीज पे लागू नहीं किया जा सकता। बैलेंस ग्रोथ रिक्वायर्स मल्टीपल रिसोर्सेज, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। देयर आर दीज आर अवेलेबल टू द डेवलप कंट्रीज बट इन अंडर डेवलप कंट्रीज सेम आर इन शॉर्ट सप्लाई। तो जो पैसा है, कैपिटल है, वो डेवलप कंट्रीज में तो अवेलेबल होगा, मगर अंडर डेवलप कंट्रीज में तो शॉर्ट ऑफ सप्लाई होगा ना, वो कैपिटल इतना नहीं होगा। इन डेवलप कंट्रीज it is the deficiency of demand that causes depression, although industries, machines, management and propensity to consume remains constant. अगर डेवलप कंट्रीज में देखा जाए तो डिप्रेशन आता है डिमांड के गिरने की वजह से, बट इन अंडर डेवलप कंट्रीज डिप्रेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड बट ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। पैसा भी नहीं होता, पूंजी भी नहीं होती फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो और भी कई ज्यादा फैक्टर्स होते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज में डिप्रेशन आने की। तो ये जो थ्योरी है ये डेवलप कंट्रीज के लिए सही है कि पैसा है, साइमल्टेनियसली सारे सेक्टर में लगा दो, मगर अंडर डेवलप कंट्रीज के पास तो इतना ज्यादा पैसा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है
नॉट सपोर्टेड बाय हिस्ट्री। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी कंट्री ने साइमल्टेनियसली हर जगह इन्वेस्टमेंट करके तरक्की कर ली हो। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, जापान एटसेट्रा रिवील्स दैट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज ड्यू टू अनबैलेंस ग्रोथ। जब हम इन कंट्रीज की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ऐसा हमें पता लगता है कि इन कंट्रीज में बैलेंस ग्रोथ नहीं आई और इनकी जो डेवलपमेंट हुई है वो अनबैलेंस तरीके से हुई है। फॉर इंस्टेंस, इंग्लैंड डेवलप फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जापान में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई, तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज बाद में डेवलप हुई। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज फॉलोड। तो ये नहीं है कि साइमल्टेनियसली सारी इन्वेस्टमेंट जो है कर दी और सारी की सारी साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रीज आ गई। हिस्ट्री देयरफॉर टेस्टिफाइज, हिस्ट्री एक सबूत देती है दैट इट इज नॉट, गवाही देती है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कंट्री टू हैव अ बैलेंस ग्रोथ of all its economic sectors like agriculture, industry, transport, communication, etc. simultaneously। तो हिस्ट्री गवाह है कि भाई सारे के सारे सेक्टर साइमल्टेनियसली डेवलप नहीं होते। नेक्स्ट आ जाता है स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर सारे के सारे इंडस्ट्रीज को साइमल्टेनियसली डेवलप किया गया तो सबको इन्वेस्टमेंट की गई, सबको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, तो इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो वैसे ही नहीं होते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज में। द थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ लेज एम्फेसिस on the setting up of different kinds of industries for advanced economic development। थ्योरी ये कहती है कि अगर डेवलपमेंट करनी है तो सारी की सारी इंडस्ट्रीज खोल लो। इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन द कंट्री हैज लार्ज अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल, लैंड, लेबर एटसेट्रा। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब सारे के सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो। बट when the country faces acute shortage of such factors, the industries will compete with one another to get them। अगर फैक्टर्स कम है तो हर एक इंडस्ट्री चाहेगी कि या हर एक कंपनी चाहेगी मेरे पास ये फैक्टर्स आ जाए, उससे क्या होगा, डिमांड फॉर फैक्टर्स बढ़ जाएगी, वो फैक्टर्स महंगे हो जाएंगे, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी उनकी। Consequently, the prices of these scarce factors will go up accordingly। Development of underdeveloped countries will be difficult। उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डिमांड गिर जाएगी फिर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेशन। Many economists are of the view that if the concept of balanced growth is applied for the economic development of underdeveloped countries, cost of production will increase because of the shortage of factors of production। वही वाली बात जो मैंने पहले की थी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो शॉर्ट होते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज में। अगर कंपनियां डेवलप की तो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करेंगी, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। रिजल्ट विल बी द राइज इन प्राइस। दिस hike in the price assumes such a state of inflation that becomes very difficult to control। तो difficult to control it मतलब ऐसी महंगाई आ जाएगी जिसको बाद में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज देयरफॉर एडवर्सली अफेक्टेड। तो जब भी महंगाई होती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सफर करती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्ररी टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी कहती थी भाई जो हमें सामान सस्ता मिल रहा है, सस्ता बना पा रहे हैं, वो विद इन द कंट्री बना ले और दूसरा बाहर से मंगवा ले, मगर ये कह रहे हैं सारी की सारी इंडस्ट्रीज खुद खोल लो, तो थ्योरी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी होगी ना। The theory of comparative cost states that a country should concentrate on the production of those goods and services in the production of which it enjoys greater comparative advantage। हमें वही गुड्स बनाने चाहिए जहां पे हमें एडवांटेज है और जिस गुड्स में बनाने में हमें डिसएडवांटेज है वो बाहर से मंगवा लें, ठीक है। By exporting these goods and services, it should import goods and services needed by it from foreign countries। वही वाली बात। Going by this theory, in every country some industries will expand more while some other industries will not be set up at all। अगर इस थ्योरी के हिसाब से चले तो कुछ कंपनियां खुलनी चाहिए जिसमें हमें फायदा है, जिसमें हमें फायदा नहीं है वो नहीं खुलनी चाहिए। Hence, if industries are established as suggested by international trade theory of comparative cost, बैलेंस ग्रोथ विल नॉट बी पॉसिबल। तो सारी की सारी इंडस्ट्रीज कैसे खुल पाएंगी, तो अगर हम कंपैरेटिव कॉस्ट की थ्योरी से चलें तो बैलेंस ग्रोथ तो कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है अनरियलिस्टिक assumption ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज। लास्ट पॉइंट है, ये पूरी की पूरी थ्योरी कहती है भाई कंपनियां खोलो, वो एक दूसरे का सामान खरीदेंगी, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो ऐसा भी अनरियलिस्टिक है। द assumption ऑफ द थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ that in underdeveloped countries different industries are complementary to each other is not realistic। वो कॉम्पिटिटिव भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना कॉम्प्लीमेंट्री ही होंगी। In fact, in the initial stages of development, different industries are not complementary to each other but the same are competitive। जैसे कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, अगर आपने एक कंज्यूमर गुड खरीद लिया तो दूसरा थोड़ा ना खरीदोगे, दूसरा इन द सेंस एक फ्रिज खरीद लिया दूसरा फ्रिज की कंपनी थोड़ा ना लोगे, तो वो कॉम्पिटिटिव भी तो हो सकती है, उसके बारे में बिल्कुल बताया ही नहीं। एज अ रिजल्ट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बनेगा, आपस में कंपटीशन करेंगे, सारे फैक्टर्स खुद ले लेंगे, दूसरे के लिए फैक्टर्स नहीं छोड़ेंगे,
तो उनको महंगे पे भी एम्प्लॉय देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, ऊपर से मशहूरियाँ करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ठीक है। फॉल इन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड इंक्रीज ऑफ वेस्टेज, इससे वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिंपल वर्ड्स में कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती, कॉम्पिटिटिवनेस भी हो सकती है। तो आई होप ये थ्योरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।